बाद में इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले हम बात करेंगे रीट लेवल 1 के आंसर की जारी होने के देरी के कारण क्या है और उसके बाद की परिस्थितियाँ भी हमें जाननी चाहिए। एक तो रीट लेवल 1 का पेपर जो बच्चों ने दिया था, वो सभी बच्चे कह रहे थे कि पेपर बहुत ही टफ लेवल का था। उसके बाद में उनको 2 महीने लगभग बोर्ड को आंसर की देने में लगे। क्या तरीका है? आप इस तरह का पेपर बनाते हो तो निश्चित तौर पे पहले आपके पास जो पेपर सेटर हैं वो 4 ऑप्शन देते, तो एक ऑप्शन आपको आंसर का भी दिया होगा। हो सकता है कि आपको उसको समझने में 10-20 दिन लग जाएं, तो निश्चित तो 10-20 दिन बाद में वो आंसर की जारी हो जानी चाहिए। संभावना तो यह है कि 15-20 दिन के बाद में आप आंसर की जारी करो। उसके बाद में आपने 2 महीने लगा दिया आंसर की जारी करने में लगभग, और 2 महीने बाद में भी आपने ऐसे आंसर की डाल दी कि जिसके अंदर भी गुरुजन लोग कह रहे हैं, विद्वान लोग कह रहे हैं, विद्यार्थी कह रहे हैं, परीक्षार्थी कह रहे हैं कि इसमें भी कुछ प्रश्नों में खामियां हैं। और यह तो आपके लिए अच्छी है जो आप आपत्ति मांगते हैं, और आपत्ति का तो ऑप्शन एकदम सही है, होना भी चाहिए। परंतु आपत्ति के नाम पे जो आप पैसा वसूल करते हैं वो गलत है। हाँ, किसी स्टूडेंट ने किसी गलत कोई पर्सन पे आपत्ति लगाई है, वो पर्सन बोर्ड का सही माना जाता है, तो निश्चित तौर पे उसका शुल्क लगना चाहिए। परंतु किसी विद्वान ने, किसी बच्चे ने किसी ऐसे पर्सन पे आपत्ति लगाई जो गलत था वास्तव में, और बाद में उस आपत्ति का पर्सन वो सही माना गया, यानी कि आपत्ति में जो उत्तर उन्होंने सुझाया था वो उत्तर सही माना गया, उसके बाद में तो उसका रिफंड होना चाहिए। जो आप शुल्क लेते हो आपत्ति के नाम पे, वो रिफंड वापस होना चाहिए। ऐसे तो लूट बचा रखी है कि आपत्ति लगवाओ, गलत पर्सन डाल दो, गलत आंसर की डाल दो, और उसके बाद में उस गलत पर्सन और आंसर की के नाम पे बहुत सारे विद्यार्थियों से पैसा वसूल करो, लूट लो। ये कौन सा तरीका है? तरीका तो यह है कि आपने आपत्ति लगवाई, यदि वो आपत्ति संबंधित विद्यार्थी परीक्षार्थी की सही पाई जाती है तो उसका रिफंड होना चाहिए, उसका पैसा वापस मिलना चाहिए। इसमें सुधार होना बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थियों के सामने ठीक है, आपने एक लेवल 1 के लिए आपने कॉलेज स्तर का, लेक्चर स्तर का पेपर डाल दिया, होना तो नहीं चाहिए। फिर भी ये कि आपका संबंधित मामला है, आप ऐसा कर सकते हैं, आपने किया भी, परंतु आपको वो शिक्षा नहीं लिया आपने जो पीछे एग्जामों में हुई है कि बच्चे ही नहीं मिले सिलेक्शन के लिए। किसी में 6 बच्चे मिले, किसी में 10 बच्चे मिले, और कई सब्जेक्ट ऐसे हुए लेक्चरार में कि उसमें संबंधित परीक्षा के सेलेक्टेड विद्यार्थी भी नहीं मिले। आप भी वो क्यों पैटर्न पकड़ रहे हो? आपको टफ पेपर जो सिलेक्शन के काम आता है, कुछ पर्सन डालने चाहिए थे। आपने टफ पेपर दे दिया, चलो बच्चों ने किया, आपने आंसर की 2 महीने बाद में भी डाल दी, वो भी सही है, चलो आपने डाला, हालांकि पहले हो जानी चाहिए, फिर उसमें खामियां क्यों हैं? आपने 2 महीने तक उन प्रश्नों का और उन आंसर की का रिव्यू तो कराया ही होगा, तभी तो 2 महीने का समय लगा है। बहुत सारे विद्वान लोगों की आपने राय भी ली होगी, कुछ बहुत सारे एक्सपर्ट भी बैठे होंगे, उन एक्सपर्ट से भी आपने उन प्रश्नों का रिव्यू और उन आंसर की का रिव्यू कराया होगा। उसके बाद में गलत आंसर की क्यों डालते हो? नहीं डालनी चाहिए। और यदि हो सकता है कुछ मानवीय भूल हो जाती है, तो आपको जो बच्चों से शुल्क लेते हो वो शुल्क नहीं लेना चाहिए। यदि गलत उत्तर विद्यार्थी का पाया जाता है तो उसका शुल्क आप ले सकते हो, परंतु किसी विद्यार्थी ने आपत्ति लगाई है, उसका प्रश्न सही माना गया है, उसका उत्तर सही माना गया है, तो उसका रिफंड होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप आंसर की के साथ साथ डीवी रिजल्ट भी जल्दी जारी कर दोगे। संभावना तो है कि मार्च में शायद रीट लेवल 1 और संबंधित अन्य एग्जाम जो रीट लेवल 2 के भी एग्जाम, उनका भी रिजल्ट शायद मार्च में ही आ जाए डीवी का। फाइनल रिजल्ट की तो बहुत दूर की बात है अभी। अब इसके आंसर की जारी होने के बाद में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ डाटा शेयर किया था, मैंने एक वीडियो पहले डाला था कि आंसर की जारी होने के बाद में आपके कितने नंबर बने रहे हैं, तो बहुत सारे कमेंट आए, लाइव वीडियो में भी आए और उसके बाद में अपलोड वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। उसके आधार पे हम एक नया डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
हो सकता है मेरा डाटा कुछ आपको पचे या नहीं पचे, हो सकता है कुछ ऊंच नीच भी हो जाए, परंतु मैं मेरी राय यहाँ पे प्रकट कर रहा हूँ। आपका क्या कहना है वो आप हमें ज़रूर बताएं। तो रीट लेवल वन के विद्यार्थियों के लिए जो कट ऑफ है की संभावना है वो है जनरल के लिए 92 क्वेश्चन जनरल बंदे ने सही किए हैं तो डीवी की दौड़ में शामिल हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। बात फीमेल की करते हैं तो फीमेल में 89-90 नंबर के क्वेश्चन के लगभग जिसने सही किए हैं वो इसमें शामिल हो सकती है। अब ये नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नॉन टीएसपी की बातें कर रहे हैं, न कि टीएसपी की बातें कर रहे हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी जनरल की बात कर लेते तो 89 क्वेश्चन जिसने सही किए हैं, लगभग 89 क्वेश्चन जिसने सही किए हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में। और ओबीसी फीमेल की बात कर लेते हैं तो 85 क्वेश्चन यदि फीमेल ने सही किए हैं ओबीसी वर्ग में तो वो डीवी की दौड़ में शामिल है, 2 गुना की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में 88 क्वेश्चन जिस बंदे ने सही किए हैं वो इस दौड़ में शामिल है। बात कर लेते हैं फीमेल की तो 85 क्वेश्चन यदि ईडब्ल्यूएस में सही किए हैं, 83 क्वेश्चन सही किए हैं तो इस दौड़ में शामिल है। और ओबीसी की बात फीमेल की बात कर लेते हैं तो 85 क्वेश्चन सही है, वो भी दौड़ में शामिल है। उसके बाद में एमबीसी की बात कर लेते हैं तो एमबीसी में 85 क्वेश्चन किसी बंदे के सही हैं तो वो डीवी की दौड़ में शामिल हो सकता है। रही बात महिला की तो महिला के लिए 80 क्वेश्चन यदि एमबीसी में किसी महिला वर्ग की सही हैं तो निश्चित रूप वो डीवी की दौड़ में शामिल है। 80 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, लेकिन नंबर की कहीं गलतफहमी न पाल लेना। एससी की बात कर लेते हैं तो 84 क्वेश्चन किसी एससी के बंदे ने सही किए हैं तो वो दौड़ में शामिल है। और 84 क्वेश्चन के साथ +-5 की बाद में बात कर लेते हैं कि इतना का तो हेरफेर हो सकता है यहाँ पे। एससी महिला की बात कर लेते हैं, एससी महिला 78 क्वेश्चन सही हैं तो इस दौड़ में डीवी की दौड़ में शामिल है। एससी महिला की बात कर लेते हैं तो एसटी की बात कर लेते हैं। 80 क्वेश्चन यदि एसटी की सही है, एसटी बंदे के तो वो इस दौड़ में शामिल है। एसटी महिला की फीमेल की बात कर लेते हैं तो 72 क्वेश्चन सही हैं एसटी में फीमेल में दौड़ में शामिल है। तो साथियों मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार के जो एनालिस तथ्य या ये कहें विवरण आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, ये आपके दिए हुए आंकड़ों के अनुसार ही पेश कर रहे हैं। आपने 2 दिन पहले जो हमने एक वीडियो डाला था उस वीडियो के माध्यम से आपने बताया था लाइव में कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 1 दिन पहले इतने क्वेश्चन हमारे सही हैं, उसी के आधार पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है जो मैंने कट ऑफ बताई, मेरिट बताई है डीवी की, उससे +-5 की संभावना या 3 ± तो हर हालत में उन्हें हो सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ हमें रीट लेवल 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, परंतु वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हमें उसके बाद अगले वीडियो में ही करेंगे रीट लेवल 2 के सभी विषयों के बारे में। आज तो हम रीट लेवल 1 के विषय के बारे में बात ही करने के लिए आए थे। अब मैं गुजारिश है बोर्ड से कि जल्दी शायद रीट लेवल 1 का रिजल्ट जारी कर दें, और खबर यह भी आ रही है कि शायद मार्च में रिजल्ट जारी भी हो सकता है। अभी आज जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं तो 11 मार्च का समय है दोपहर का। ये 20 दिन जो बचे हुए हैं, इस 20 दिन में शायद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि आंसर की तो आ चुकी है। आपत्तियाँ आपने जो लगाई हैं, लास्ट दिन था आपत्तियों का, तो जो आपत्तियाँ लगाई उसके बाद में बोर्ड उनका रिव्यू कराएगा, देखेगा क्या गलत है क्या सही है। उसके बाद में उनको जैसे पूर्णतः संतुष्टि हो जाती है सभी प्रश्नों पे और सभी प्रश्नों के उत्तरों पे, उसके बाद में वो रिजल्ट जारी करें देंगे। तो इसमें 10 से 15 दिन का समय वो ले सकते हैं, उससे ज़्यादा समय लेना औचित्य भरी बातें नहीं है। अब इतने दिन के बाद में रिजल्ट यदि
डीवी का रिजल्ट जारी करते हैं तो संभावना है कि शायद वो मई जून तक है फाइनल रिजल्ट भी यहाँ जारी कर दे, और बच्चों को, कुछ बच्चों को जो नौकरी की तलाश में तो नौकरी मिले जाए। और जो बच्चे पीछे रह जाते हैं सिलेक्शन की दौड़ से, अभी वो सिलेक्शन की दौड़ में है, उम्मीद किसी की टूटती नहीं है जब तक रिजल्ट ही नहीं आता है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि रिजल्ट जारी कर दें, ताकि यदि इनमें सिलेक्शन नहीं है तो वो आगे की तैयारी कर ले, भ्रम में तो नहीं रहें। क्योंकि पेपर आपने टफ लेवल का बनाया था, इसलिए आंसर की का अनुमान लगाना, सॉरी कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। यदि कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों ने ऐसा किया तो मेरिट हाई चली जाती है, और समतुल्य हुआ है तो निश्चित तौर पे मेरिट 90 के आसपास रहने वाली है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, आप सभी साथियों से भी निवेदन है कि इस बात को प्रमुखता से उठाएं, और उन लोगों से जो विद्यार्थियों के नेता बने हैं, विद्यार्थी नेता हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो फोकट के बिना संघर्ष कर रहे हैं, विद्यार्थी हित में काम कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो इस बात को प्रमुखता से उठाएं कि जो आपत्ति के नाम पे आपसे पैसा वसूल किया जाता है, उस पैसे का दुरुपयोग न किया जाए विद्यार्थी के कारण। यदि बच्चे का उत्तर सही मिलता है, उन्हें जो आपत्ति लगाई है, तो उसका रिफंड होना जरूरी है, उसका रिफंड होना चाहिए। यदि बच्चे का उत्तर गलत माना जाता है तो रिफंड मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आपकी ये एक व्यवस्था हो कि बच्चे बेमतलब में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं लगाए, इसलिए उन्होंने आपने ये लगा दिया होगा शुल्क वाला, परंतु इसका वो एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए कि यदि विद्यार्थी का उत्तर सही है तो शुल्क रिफंड होना चाहिए। दूसरी बात, एक समस्या सभी के सामने ये भी है, सरकार ने और बोर्ड ने किस प्रकार की व्यवस्था की है कि परीक्षा होती है उस 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाता है, और 1 घंटे पहले एंट्री शुरू की जाती है, यानी कि लगभग 2 घंटे, और एंट्री के नाम पे बहुत जल्दी विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को अंदर बैठा दिया जाता है। या यूँ मान लीजिए कि जब बच्चे परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो उनके सामने 1.5 घंटा रह जाता है पेपर लेने का, पेपर फेस करने का 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे के समय वो काफ़ी परेशान होते हैं। अब इस प्रकार का जो उनका समय का दुरुपयोग हुआ है वो नहीं होना चाहिए। आप यदि पेपर लीक रोकना चाहते हो तो बहुत सारे तरीके हैं। 1-1.5 घंटे पहले बैठाने से कोई पेपर लीक होने से नहीं रुकता, लीक होने से नहीं रुकता। यदि ऐसा ही होता तो आप एक दिन पहले परीक्षा हॉल में बैठा लो उनको, ये कोई बात थोड़ी हुई। पहले नेट बंद करते थे तो चलो वो व्यवस्था तो ठीक थी, अब नेट तो बंद नहीं होता, परंतु इसमें भी सुधार की आवश्यकता। आप आधा घंटे पहले बैठाओ, 15 मिनट पहले बैठाओ, पेपर रोकने के लिए आपके पास मजबूत स्पेशल टीमें हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। परंतु ये नहीं होना चाहिए कि 1.5 घंटे पहले परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में बैठ जाए और फिर वो परेशानी महसूस करें। यहाँ तक कि बच्चों को, परीक्षार्थियों को उस 1.5 घंटे के अंदर नींद आने लग जाती है, और उनका जो फ्रेश मूड था वो ख़राब हो जाता है। जब पेपर का फेस करते हैं उसमें फ्रेश मूड ख़राब हो जाता है, और कुछ न कुछ उनके फिर आते हुए प्रश्न में उनसे गलत हो जाते हैं, गोले गलत भर दिए जाते हैं। क्यों करते हो आप इस तरीका का? सुधार करना चाहिए, सुधार ही परिवर्तन है, और जहाँ परिवर्तन की आवश्यकता होती है वहाँ परिवर्तन करनी चाहिए। आप गांव के नाम बदल देते हो, आप शहर के नाम बदल देते हो, आप स्टेशन के नाम बदल देते हो, आप एयरपोर्ट के नाम बदल देते हो, आप योजनाओं के नाम बदल देते हो, परंतु ये नहीं बदलते कि नहीं ये तो 1.5 घंटा पहले बैठाना है तो 1.5 घंटा पहले बैठाना है। ये नहीं कर सकते,
इनमें चेंज करने में आपको पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, जबकि हकीकत में परिवर्तन यहाँ होना चाहिए। वो तो परिवर्तन हो नहीं रहा है और आप अन्य तरीके के परिवर्तन करने में लगे हो। विद्यार्थी नेताओं से भी यही उम्मीद है और यही निवेदन है कि इस बात को प्रमुखता से सरकार के सामने उठाएं, क्योंकि बोर्ड तो उनका नुमाइंदा होता है। जैसे बोर्ड को आदेश देंगे बोर्ड वैसा ही करेगा। तो सरकार के सामने ज़रूर आवाज़ उठाएं इस बात की कि सर ऐसा कीजिए, ताकि इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके, विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग भी हो जाए और साथ में उनको जो बोधरेशन होती है उस समय जो मूड ऑफ होता है वो होने से भी बचाया जाए। एक तो वैसे भी भर्तियाँ कम निकलती हैं, ऊपर से भर्तियाँ कम निकलती हैं, पोस्ट उनसे भी ज़्यादा कम निकलती हैं, ऊपर से इस प्रकार की व्यवस्था है। तो मैं सभी से इस बात का आग्रह करूँगा कि आप इन बातों को उठाइए, ताकि इसमें कुछ परिवर्तन आ सके। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या सुधार की आवश्यकता है। हमारा चैनल नया नया है, हो सकता है कुछ खामियां हो, और आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के साथ से हम इस चैनल को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं और चला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।